हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ। आज है फ्राइडे 8 नवंबर और आज मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाई हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना प्रेफर करते हैं तो हमारे नो स्पैम न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन डाउन। सब लिंक्स आपको शो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी यूएस के इलेक्शंस के बारे में और फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के बारे में। एंड एज यूजुअल आज का डेली ब्रीफ एंड करने से पहले हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स के बारे में। तो चलिए आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बन गए हैं। इस खबर ने एक नए डिस्कशन का सिलसिला शुरू कर दिया है कि उनका व्हाइट हाउस में वापस आना सिर्फ यूएस इकॉनमी पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ समझनी होंगी, उनके ट्रेड और टैरिफ प्लान से लेकर यूएस के नेशनल डेट को हैंडल करने तक। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर बड़े पॉलिसी चेंजेस की बात करता है, खासकर बड़े वादे, तो अक्सर हर चीज़ एग्जैक्टली वैसे इम्प्लीमेंट नहीं होती जैसे प्लानिंग में होती है। कैंपेन के प्रोमिसेस जब असली में एग्जीक्यूट होते हैं तो उनको अक्सर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स का सामना करना पड़ता है जो किसी एक इंसान के कंट्रोल में नहीं होते। और इकोनॉमिक चेंजेस भी एकदम से नहीं आते। तो जब आप ड्रामेटिक हेडलाइंस देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि मार्केट्स बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफिक्स और ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स पर डिपेंड होते हैं, जो पॉलिसीज़ के कंपैरिजन में उतने जल्दी नहीं बदलते। ये सब ध्यान में रखते हुए चलो ट्रंप के प्रपोज प्लान्स और उनकी इकोनॉमी पर होने वाले इम्पैक्ट्स को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रंप के की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और उनका यूएस और दुनिया पर इम्पैक्ट से। ट्रंप अपने इकोनॉमिक एजेंडा को कुछ बड़े एरियाज के आसपास घुमाते हैं। टैरिफ्स, इंटरेस्ट रेट्स, डॉलर और फेडरल रिजर्व, ये उनके पहले टर्म में भी सेंट्रल थे और अब भी वो उन्हें लेकर आए हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ। नंबर 1 विच इज टैरिफ्स। मेड इन अमेरिका अप्रोच के साथ ट्रंप के बड़े पॉलिसीज में से एक उनका प्रपोजल है कि हर इंपोर्ट पे 10% टैरिफ लगाया जाए और स्पेशली चाइना से आने वाले गुड्स पर 60% टैरिफ हो। इसका मतलब है कि अगर कोई यूएस कंपनी बाहर से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना चाहती है तो उनको ये एक्स्ट्रा फीस देनी होगी, जो कि अमेरिकन मेड गुड्स को खरीदने को अट्रैक्टिव बना सकती है। पर टैरिफ्स एक डबल एज स्वॉर्ड जैसे होते हैं। एक तरफ ये अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं क्योंकि ये यूएस मेड गुड्स को फॉरेन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में चीपर बनाते हैं, लेकिन टैरिफ्स अक्सर बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट बढ़ा सकते हैं क्योंकि प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। मान लीजिए जब बिजनेसेस को इंपोर्ट्स मटेरियल्स पर ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो वो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कंज्यूमर पर शिफ्ट कर सकते हैं। सच में कुछ कंपनीज ने तो पहले ही कहा है कि वो ऐसा ही करेंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ ट्रंप ही नहीं, उनके प्रेडेसर जो बाइडेन ने भी अपने टर्म में चाइना पर टैरिफ्स इंक्रीज किए थे, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स जैसी आइटम्स पर। ये बायपार्टिजन सपोर्ट एक ब्रॉडर ट्रेंड को सिग्नल करता है। यूएस अपनी इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना चाहता है और ये अप्रोच शायद कुछ टाइम तक यहीं रहेगी। अब बात करते हैं एक और बड़े टॉपिक की, यूएस डेट और इन्फ्लेशन। डेट बेसिकली वो पैसे हैं जो यूएस गवर्नमेंट दूसरों को ओ करती है और ये रैपिडली ग्रो हो रहा है। ट्रंप के प्रपोज टैक्स कट्स और स्पेंडिंग प्लान्स खासकर डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर शायद और भी डेट को बढ़ा सकते हैं। एस्टीमेट्स के हिसाब से ट्रंप की पॉलिसीज 2035 तक नेशनल डेट को $7.75 ट्रिलियन तक इंक्रीज कर सकते हैं, जो डेट लेवल्स को ऑल टाइम हाई पर पहुंचा देगा। सिंपल भाषा में अगर यूएस गवर्नमेंट एक इंसान होती तो इसका मतलब होता और ज़्यादा लोन्स लेना और पहले से ज़्यादा पैसे ओ करना। हायर डेट से बोरिंग एक्सपेंसिव हो सकती है क्योंकि लेंडर्स उनसे हाई इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्ट करेंगे जब वो डीपली इन डेट कंट्री को लोन देंगे। इसके अलावा ये पॉलिसीज़ इन्फ्लेशन को भी ऊपर ले जा सकती हैं। हायर स्पेंडिंग और नए टैरिफ से प्राइसेस बढ़ सकते हैं और एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर ट्रंप के फुल प्लान्स इंप्लीमेंट हो गए तो अगले कुछ सालों में इन्फ्लेशन 7.4% तक इंक्रीज हो सकती है। एक और कंसर्न यहाँ फेडरल रिजर्व की इंडिपेंडेंस का है। फेड जो कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल करता है, अक्सर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है बिना पॉलिटिकल प्रेशर के डिसीजन लेते हुए। पर अगर ट्रंप फेड को इन्फ्लुएंस करते हैं तो पॉलिटिकली ड्रिवन इंटरेस्ट रेट्स चेंजेस हो सकते हैं जो इन्फ्लेशन को ऊपर अलाउ कर सकते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग को सपोर्ट करने के लिए।
ये कुछ इन्वेस्टर्स को वैरी बना सकता है, जो इंटरेस्ट रेट्स को और पुश कर सकता है और बोरिंग को और एक्सपेंसिव बना सकता है। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट दूसरे देशों पर क्या हो सकता है, बिकॉज ये चेंजेस सिर्फ अमेरिकन इश्यूज नहीं हैं, ये ग्लोबल इकोनॉमी में भी रिपल इफेक्ट क्रिएट करेंगे, खासकर जब यूएस डॉलर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है। हायर यूएस डेट और बढ़ती इन्फ्लेशन डॉलर की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और यूएस बॉन्ड यील्ड्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स को यूएस में अपना पैसा लगाने पर फोर्स कर सकते हैं, जो इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लोज क्रिएट कर सकता है और उनकी इकोनॉमीज को प्रेशर में डाल सकता है। जैसे कि टर्की, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसे देशों को स्टेबल डॉलर फाइनेंसिंग पर रिलाई करते हैं, उनको हायर बोरोइंग कॉस्ट्स और करेंसी प्रेशर फेस करना पड़ सकता है। अगर इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन मार्केट से निकाल कर यूएस में री इन्वेस्ट करते हैं तो ये देश हायर इन्फ्लेशन, करेंसी वॉलेटिलिटी और ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रेन का सामना कर सकते हैं। ट्रंप के पॉलिसीज का ग्लोबल मार्केट पर ट्रेड इम्पैक्ट क्या होता है, अब ये देखते हैं। ट्रंप की ट्रेड अप्रोच इंपोर्ट्स को कम करने पर फोकस करती है, खासकर चाइना से, ताकि यूएस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया जा सके। ये लोकल जॉब्स के लिए तो अच्छा लगता है, पर ये दूसरे देशों को रिटेलिएट करने पर मजबूर कर सकता है टैरिफ्स के साथ, जो अमेरिकन एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मान लीजिए अगर ईयू या चाइना यूएस गुड्स पर टैरिफ्स लगा देते हैं तो वो अमेरिकन कंपनीज जो ग्लोबल मार्केट्स पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी फर्म्स, उन्हें हिट मिल सकती है। चाइना शायद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट में रहेगा, क्योंकि यूएस उसके सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। अगर ये टैरिफ्स रहते हैं तो चाइना शायद नए ट्रेड पार्टनर्स ढूंढना शुरू करे या अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने पर फोकस करे। ईयू भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स या टैक्सेस पर डिस्कशन कर रहा है, खासकर ऑटोमेटिव और स्टील इंडस्ट्री में अमेरिकन गुड्स पर। ये यूरोपियन इकोनॉमीज पर इम्पैक्ट डाल सकता है जो यूएस एक्सपोर्ट्स पर रिलाई करती हैं, जैसे कि जर्मनी, जो अगर ट्रेड टेंशंस एस्केलेट होते हैं तो स्लोअर ग्रोथ फेस कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में पोटेंशियल विनर्स और लूजर्स कौन होंगे। इमर्जिंग मार्केट्स, खासकर इंडिया, ब्राज़ील और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। मान लीजिए इंडिया का यूएस के साथ ग्रोइंग ट्रेड रिलेशनशिप है, तो हायर टैरिफ्स या स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए कॉस्ट बढ़ा सकता है, जैसे आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स में। कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज को बेनिफिट भी हो सकता है, जैसे कि अगर यूएस कंपनीज चाइना से शिफ्ट करते हैं तो मेक्सिको को नई मैन्युफैक्चरिंग डिमांड मिल सकती है। इसी तरह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे वियतनाम और थाईलैंड उन बिजनेसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो यूएस चाइना टैरिफ्स को अवॉइड करना चाहते हैं। पर यह सब अच्छा नहीं है। अगर ग्लोबल ट्रेड स्लो हो गया तो ये इकोनॉमीज भी अपने एक्सपोर्ट्स के लिए कम डिमांड देख सकती हैं। अब देखते हैं इसके जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, क्योंकि एक बदलते ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर, ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अप्रोच जियोपॉलिटिक्स पर भी रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। उनकी ट्रेड और डिफेंस पॉलिसीज यूएस और बड़े ग्लोबल प्लेयर्स के बीच के रिलेशनशिप्स को रीशेप कर सकती है। मान लीजिए यूएस चाइना रिलेशनशिप ऑलरेडी टेंस है और ट्रंप के प्लान्स चाइनीज एक्सेस को यूएस टेक्नोलॉजी तक लिमिट करने के यूएस चाइना टेंशंस को और बढ़ा सकते हैं। एशिया की कंट्रीज जैसे जापान और साउथ कोरिया को अपनी स्ट्रैटेजीज रिकंसिडर करनी पड़ सकती हैं अगर यूएस चाइना टेंशंस एस्केलेट होते हैं, क्योंकि वो दोनों सुपर पावर्स पर ट्रेड के लिए हेविली डिपेंड करते हैं। यूरोप में ट्रंप का अप्रोच ईयू को और इंडिपेंडेंट बनाने पर मजबूर कर सकता है, खासकर डिफेंस जैसे एरियाज में। ये नए अलायंसेस को जन्म दे सकता है जब ईयू यूएस के अलावा दूसरे रीजन्स के साथ इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करने पर फोकस करे। अफ्रीका के देश जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वॉल्व हैं, उन्हें शायद यूएस और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के बीच चूज करना पड़ सकता है। तो आगे क्या? अनसर्टेनिटीज पर निगाह रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अनक्लियर हैं। पॉलिटिकल प्लान्स अलग चीज़ें हैं, पर रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन कैसे अनफोल्ड होगा वो डिफरेंट हो सकता है। कांग्रेस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स और अनएक्सपेक्टेड ग्लोबल इवेंट्स इन आउटकम्स को शेप कर सकते हैं इन वेज जो कोई भी फुली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। एंड में जब ट्रंप का एजेंडा एम्बिशियस है, एक्चुअल इम्पैक्ट इस पर डिपेंड करेगा कि ये पॉलिसीज यूएस और वर्ल्ड वाइड कैसे अनफोल्ड होती हैं। पर बड़े ट्रेंड्स पर निगाह रखकर और बेसिक समझकर हम इन डेवलपमेंट्स को समझ सकते हैं और ये क्या फ्यूचर के लिए मीन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की पहली स्टोरी। चलिए अब डिस्कस करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग। जब हम लाइफ की बेसिक्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर इंडियंस के दिमाग में 3 चीज़ें आती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब खाना, कपड़ा और घर। आज के टाइम में खाना और कपड़ा मिलना उतना मुश्किल नहीं रहा, लेकिन घर पाना अभी भी कई लोगों के लिए सपना बन गया है।
ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो लोअर इनकम ग्रुप्स में आते हैं। इनको घर लेने के लिए होम लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। इंडिया जैसे बड़े देश में घर का सपना बहुत लोगों का है, लेकिन सबके लिए ये आसान नहीं है। इंडिया में अभी 100 मिलियन होम्स की कमी है और इसकी ज़्यादा डिमांड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विच इज़ EWS और लोअर इनकम ग्रुप्स विच इज़ LIG से आती है, जैसे RBI की स्टडी ने बताया है। मतलब इन ग्रुप्स के लोगों के पास इतनी आमदनी नहीं होती कि वो आसानी से घर ले सकें, खासकर शहरों में जहाँ प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज़्यादा हैं। ये गैप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 58 लाख करोड़ रुपीस की क्रेडिट अपॉर्चुनिटी, जहां हाउसिंग फाइनेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट हाउसिंग फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट प्रमोट कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर अफोर्ड कर सकें, लेकिन अभी होम लोन सिर्फ 12.3% हैं देश की GDP का। मतलब चाइना और मलेशिया जैसे देशों से काफ़ी कम है, जहां ये 20% के आसपास है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऐसे लोगों के लिए लोन्स देकर इस गैप को ब्रिज कर रही हैं जो ट्रेडिशनल बैंक से लोन नहीं ले पाते। ये कंपनीज वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों को घर लेने के लिए लोन्स देती हैं, खासकर उन्हें जो लोअर इनकम ग्रुप से हैं। ये लोन्स उन लोगों के लिए होते हैं जो नॉर्मल बैंक से लोन नहीं ले पाते। आजकल ये कंपनीज काफ़ी ग्रो कर रही हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के मेजर प्लेयर्स अपने लोन पोर्टफोलियोज को डबल डिजिट ग्रोथ के साथ बढ़ा रहे हैं। ये लोन ज़्यादातर रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज़ में दिए जा रहे हैं, जहां लोगों को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रोथ ऑब्वियस लगती है क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट काफ़ी पोटेंशियल रखती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग का सेक्टर ग्रो कर रहा है, ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग सिस्टम में स्लो हो रही है। 2022 के एंड से बैंक्स और लेंडर्स ज़्यादा लोन्स दे रहे थे जितना डिपॉजिट्स कलेक्ट हो रहे थे। इससे लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते थे, मतलब बैंक्स के पास पैसे कम पड़ सकते थे अगर ज़्यादा लोग पैसे निकालने आते। RBI ने देखा और बैंक्स को थोड़ा स्लो डाउन करने को बोला, इसलिए क्रेडिट ग्रोथ अब डिपॉजिट ग्रोथ के रेट से भी कम हो गई है। फिर भी अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर अभी भी अच्छे ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है। ये ग्रोथ सिर्फ डिमांड की वजह से नहीं हो रही, बल्कि क्वालिटी ग्रोथ भी हो रही है। इसका मतलब है कि AHFCs सिर्फ पैसा नहीं दे रहे, बल्कि उन लोगों को पैसा दे रहे हैं जो रीपेमेंट कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली ये कंपनीज अपने NPAs विच इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को 1 से 2% तक रखे हुए हैं, जबकि ये लोअर इनकम ग्रुप्स को लोन दे रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये कंपनीज केयरफुल स्ट्रैटेजीज यूज़ करती हैं जिसमें वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट जैसे सैलरी स्लिप्स के बजाय कस्टमर की रीपेमेंट एबिलिटी को समझने के लिए दूसरे डेटा सोर्सेज और टेलर्ड मेथड्स का यूज़ करते हैं। उनका मेन फोकस ये है कि उनके दिए गए लोन्स वो लोग अफोर्ड कर सकें जो घर में एक्चुअली रहने के लिए हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए। इसलिए उनके बोरोवर्स को अपने घर का लूज़ करने का रिस्क नहीं लेना पड़ता, इसलिए वो अपनी पेमेंट्स टाइम पर करते हैं। टेक्नोलॉजी का भी यहाँ काफ़ी बड़ा रोल है। AHFCs अपनी रोल रीपेमेंट्स को रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं ताकि किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी से स्पॉट किया जा सके और टाइमली एक्शन लिया जा सके। जबकि ये कंपनीज काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रही हैं और NPS को लो रख रही हैं, दूसरी लेंडिंग एरियाज जैसे कि NBFCs विच इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो अनसिक्योर्ड लोन्स देती हैं, उन्हें डिफ़ॉल्ट्स का सामना करना पड़ रहा है। कंपनीज जैसे बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस को कस्टमर्स के ज़्यादा पेमेंट्स मिस करने की वजह से अपने प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट होता है। ये स्ट्रेस अनसिक्योर्ड लेंडिंग में हो रहा है क्योंकि कुछ बोरोवर्स ने ज़्यादा डेट के लिए और इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से वो रीपेमेंट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। RBI ने लेंडर्स को कॉशन दिया है और वार्निंग दी है कि उन्हें ज़्यादा लेंडिंग स्लो करनी चाहिए। लेकिन AHFCs जो सिक्योर्ड लोन्स दे रहे हैं वो स्टेबल पोर्टफोलियो बना रहे हैं, इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर बाकी लेंडिंग सेक्टर्स के कंपैरिजन में रेजिलेंट नजर आता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को काफ़ी मिल रहा है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने 3 करोड़ और घर बनाने का अप्रूवल दिया है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका गोल लोअर इनकम फैमिलीज को घर देना है। अब इस योजना के अंदर पिछले 10 सालों में 4.21 करोड़ घर ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि इंटरेस्ट सब्सिडीज, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के थ्रू लोअर इनकम फैमिलीज अपने EMIs में सब्सिडी पा सकती हैं। नेक्स्ट इज फंडिंग फॉर AHFCs। नेशनल हाउसिंग बैंक AHFCs को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि उन्हें लोअर रेट्स पर फंड्स मिल सकें और लोन सस्ते दिए जा सकें। नेक्स्ट, फास्टर अप्रूवल्स। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड अप्रूवल्स को फास्ट ट्रैक किया गया है। The other one is डेवलपर इंसेंटिव्स। अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स को टैक्स ब्रेक्स और इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं।
रूरल हाउसिंग फोकस, रूरल एरियाज में भी अफोर्डेबल हाउसिंग को एक्सपैंड किया जा रहा है एंड इन इनिशिएटिव्स की वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ होना एक्सपेक्टेड है। हाँ, शॉर्ट टर्म चैलेंजेस जैसे इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन हमेशा रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सेक्टर के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग है। तो अगर मैं सम अप करूँ तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर इंडिया में ग्रोथ और स्टेबिलिटी देख रहा है। AHFCs लोगों को अफोर्डेबल होम लोन्स देकर उनका घर का सपना पूरा करने में मदद कर रही हैं। ये सेक्टर क्वालिटी लेंडिंग और केयरफुल स्क्रीनिंग के साथ ग्रो कर रहा है और गवर्नमेंट की सपोर्ट से ये फ्यूचर में और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की दूसरी स्टोरी। अब चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। नंबर 1, अडानी ग्रुप ने अपने पावर सप्लाई डील को बांग्लादेश के साथ रीनेगोशिएट किया है, जो 7500 करोड़ रुपीस के डिलेड पेमेंट्स की वजह से होल्ड पे था। बांग्लादेश ने अपने ड्यूज का 20% इमीडिएटली क्लियर करने के बाद और बाकी ड्यूज को फेजेस में पे करने पर एग्री किया है, जो अडानी के कैश फ्लो को सिक्योर करता है और क्रॉस बॉर्डर एनर्जी एग्रीमेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट करता है। नंबर 2, अपोलो हॉस्पिटल्स का Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 का प्रॉफिट 63% बढ़कर 379 करोड़ रुपीस हो गया है, जो हेल्थ केयर सर्विसेज में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और हेल्थ को उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म के रिड्यूस्ड लॉसेस की वजह से पॉसिबल हुआ है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 15% बढ़कर मोर देन 5500 करोड़ तक पहुंच गया है, जो अपोलो के इंडिया की हेल्थ केयर मार्केट में पोटेंशियल को रीइंफोर्स करता है। नंबर 3, IFC का बजाज फाइनेंस को 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन EV फाइनेंसिंग, एनर्जी एफिशिएंसी और विमेन ओन बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए है। ये पार्टनरशिप इंडिया के नेट जीरो गोल्स के अलाइनमेंट में है और NBFCs के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करने का एम रखता है, जो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग को प्रमोट करते हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी स्टोरीज। मैं हूँ आपकी होस्ट भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।